You are currently the only person in this conference.
हेलो एवरीवन। सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ सर। ओके, तो देखो, आज हमने ट्राई किया है। ये आईपैड से बहुत दिन से ये ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, तो आज उन्होंने कुछ ठीक किया है और मैं आज आईपैड से क्लास कर रहा हूँ। तो आज वीडियो नहीं दिखेगा, स्क्रीन शेयर मतलब वो शेयर करके ही मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड होगा। तो एक बार ये टेस्टिंग मोड में ये देखना था, ताकि अगर मान लो ऑन ट्रांजिट में भी ये प्लेटफॉर्म पर ही क्लास हो, हम लोग को जूम पर नहीं जाना पड़े। तो आज इसलिए ये क्लास टोटली आईपैड से ही ले रहा हूँ मैं। अब आज पूरा हम लोग एक बार ब्राउज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसा होगा वैसा अपन कन्वे करेंगे। तो ऑडियो एक बार मेरा क्लियर है, और मैं एक बार जैसे शेयरिंग करता हूँ वैसे भी शेयरिंग करके भी देखता हूँ। जस्ट गिव मी 1 to 2 minutes। एक मिनट बच्चे। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन के स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन
error. सीधे यही वाइट स्क्रीन आ रही है। ओके, सो मैं देखता हूँ तब तक तुम लोग एक क्वेश्चन करो इसी व्हाइट बोर्ड पर। अभी तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा ना आप लोग को? हाँ सर। हाँ मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन तब तक आप लोग अभी के लिए कीजिए। ये हमारा एक रजिस्टर है और हमारा एक रॉड है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है एंड दैट इज यूनिफॉर्म। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है पूरे। इसको बोलते हैं हम लोग रेल। दिस इज कॉल्ड रेल। तो रेल के ऊपर एक रॉड है जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। A conducting rod is moving with constant velocity. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपको इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ निकालनी है। जैसे पहला ईएमएफ डेवलप, दूसरा करंट इन द रजिस्टर, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, चौथा एक्सटर्नल फोर्स नीडेड। मेरे को लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ अगर नोट वन नोट शेयर होता है तो। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड to move the rod with constant velocity. पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसके दो दो तीन और पार्ट है, वो हम लोग इसके बाद में लिखूंगा, स्लाइड पर चेंज करना पड़ेगा। तब तक ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। मैं देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। कहीं शेयरिंग का ऑप्शन,
यहाँ पर कोई भी शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। कहीं भी मीटिंग शेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयरिंग या फिर फोटो शेयरिंग, शेयरिंग का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। एक मिनट रुको तो। कहीं तो ऑप्शन होना चाहिए जो किसी ने ट्राई कर लिया इसको। ओके, ये इतने पार्ट काफी सिंपल है, यू कैन इजीली डू दिस। गुड, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है। ये पार्ट सिंपल है। देखिए, ईएमएफ डेवलप्ड, ये तो बहुत सिंपल सा है। अगर एल लेंथ का रॉड है, मैंने लेंथ नहीं दिया था, वैसे एल रॉड का लेंथ गिवन होना चाहिए। ये एल लेंथ का रॉड है, तो ईएमएफ हो जाएगा हमारा बी एल भी। और याद रखना कि ये जो पोर्शन निकला हुआ है, थोड़ा सा मेरे को आज दिक्कत हो रहा है। मैं आईपैड पर, ये आईपैड से बंद करके मैं मैकबुक पर ही आ जाता हूँ। देखता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर अपन उसी से, क्योंकि आज उन्होंने कंफर्म किया कि आईपैड से क्लास ली जा सकती है, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस लग रहा है मेरे को। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि अगर स्क्रीन शेयर नहीं वर्क करेगा तो बहुत दिक्कत है। तो ये जो पोर्शन है नीचे वाला, ये इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, बट करंट में ये कॉज नहीं करेगा। सिमिलरली ऊपर में ये जो रॉड है छोटा सा, इसमें भी ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ हमारा एल है। पूरे रॉड का लेंथ अगर एल ले लेंगे तो वो बी एल भी ईएमएफ डेवलप जरूर होगा, लेकिन करंट में वो काम नहीं आएगा। ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो, मैं इस बात यहाँ पर समझने की तुमको कोशिश करता हूँ। एक रॉड जो है, ये एक रॉड है। जब इसको हम v वेलोसिटी से मूव करते हैं ना, और अगर हम पूछे कि इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये BL भी नहीं होगा। L अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है और हमको अगर हमने सर्किट कनेक्ट किया सिर्फ इतने से, तो इतने दूर का L डैश उतने का ही हमारा EMF इस करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। ये ऊपर में बैटरी बन रहा है, ये भी नीचे, ये भी बैटरी बन रहा है, लेकिन ये जो है ये करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो हमारा पूरे रॉड के क्रॉस अगर EMF कितना डेवलप हुआ है तो डेफिनेटली BLV। करंट कितना होगा तो BL'V अपॉन R, BL'V अपॉन R। ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस इज समथिंग लाइक कि हमारे पास 4 बैटरी है, जैसे मान लो ये 4 बैटरी है और तुमने एक्सटर्नल सर्किट में सिर्फ यही 2 रजिस्टर से कनेक्ट किया, तो ये हैं इन ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो सबको जोड़ के बताना है। लेकिन क्या इस रजिस्टर में जो करंट होगा वो इसका कोई रोल होगा? नहीं होगा। तो जब भी ये रेल वाले जो क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लिसिटली तो मान लो कम पूछा जाएगा, लेकिन हमको ये समझ में आना चाहिए कि L जो है वो गैप बिटवीन द रेल्स है। जो हमारा क्वेश्चन हमने दिया है ये L जो है वो रेल के बीच का गैप है, ना कि रॉड का लेंथ। रॉड का लेंथ बड़ा हो सकता है, लेकिन हमको इन्हीं दोनों के बीच L जो लेंथ है रेल के, इसके बीच में कितना EMF डेवलप हुआ यही पूछा जाता है। इसलिए हम लोग BL भी लेते हैं, और या फिर इस लेंथ को इतना छोटा कर देंगे कि ये दिखेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट बराबर लेंथ का ले लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने जो रेल का विड्थ है उससे ज्यादा बड़ा रॉड ले लिया तो EMF डेवलप होगा बट वो करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। अब L लेंथ हमने रेल के बीच का ही सेपरेशन लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग करंट हो जाएगा BLV अपॉन R, कोई दिक्कत नहीं। अब जो तीसरा क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगने लगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इसलिए लगेगा, देखो यहाँ पर वो जूम की तरह अलग अलग स्लाइड्स हैं जो बार बार यूज किए जा सकते हैं, बट ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मेरे को। ये हमारा रेल है और ये रॉड है। करंट भी सिर्फ जितना तक हमारा रेल है वही तक करंट फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर जो हमने छोटा और छोटा निकाला है ऊपर नीचे उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब भी कोई करंट फ्लो करेगा, इसमें कलर भी चेंज नहीं हो रहा बहुत अच्छे से, सपोज दिस करंट इज फ्लोइंग इन दिस फैशन, तुम देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, BLV का जो सेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को अगर हमने रखा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स लगना है। अगर ये I है और I का वैल्यू हमने निकाला है BLV अपॉन R, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को अगर हमने रखा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा। करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दैट फोर्स वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B। अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था ये मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। तो I और L, ये L है सेपरेशन, क्रॉस B अगर तुम देखोगे तो ये फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि IL और B 90 डिग्री पर है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स अगर हम देखें तो I इंटू L इंटू B, और I का वैल्यू हमने निकाला हुआ है तो उसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन R। यानी कि रॉड के ऊपर क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, वी कैन से अ कांस्टेंट फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन द रॉड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट क्वेश्चन के बिगिनिंग हमने ये भी बोला था कि रॉड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अब अगर एक मैग्नेटिक फोर्स अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने लगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड कैसे मूव करेगा? इसका मतलब कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना हो तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में भी लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा।
और इस एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको नलिफाई करे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते थे और पूछना चाहिए था कि द एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये हमसे पूछा जाए तो एफ एक्सटर्नल भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। अब हमसे अगर कोई पूछे कि पावर सप्लाइड, आज का बड़ा ही वाहियात लिखना हो रहा है, एकदम से ये वर्क नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है। पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो भी ये फोर्स लगा रहा है, जो भी ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये जो एफ ई एक्स टी लग रहा है, ये कोई ना कोई एजेंट होगा जो इसको लगा रहा होगा। तो बेसिकली अगर वो फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो डेफिनेटली वो वर्क कर रहा है, और वर्क हो रहा है तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। वी कैन इजिली फाइंड पावर, कि उसका पावर क्या होगा। अगर हम पूछा जाए कि पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। अगर तुम देखोगे मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। एफ हम लोग के पास ऑलरेडी है, वी हम लोग का कांस्टेंट है, और एफ और वी दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में और एक्सटर्नल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए cos 0 भी लगेगा। और अगर हम v से सिंपली मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमको कांस्टेंट रेट से इतना पावर एक्सटर्नल एजेंट के कारण उस रॉड में सप्लाई किया जा रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. External agent is supplying this much amount of power or this much amount of energy per second to the rod. ओके अभी हम लोग यहीं पर इस बात को रखते हैं कि अभी ये एनर्जी कहाँ जा रहा है, ये सब का बात नहीं करते। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें हीट का तो लॉस होएगा ही होएगा। रजिस्टर अगर बल्ब होता तो लाइट भी करता, लेकिन सिंपली रजिस्टर में हम लोग हीट लॉस मानते हैं। तो ये हीट लॉस कितना है, अगर मैं हीट लॉस निकालूं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहीं पर देख लो, हीट लॉस और पावर पर सेकेंड, हीट लॉस पर सेकेंड ऐसा लिखो, हीट लॉस पर सेकेंड थ्रू रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है इसके थ्रू पर सेकेंड हीट का लॉस कितना, पर सेकेंड हीट का लॉस कितना होगा। तो उसके लिए आई स्क्वायर आर फॉर्मूला है हमारा पावर का, वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर जो भी लिख दो। सो आई स्क्वायर आर ये हमारा पावर होता है। आई का फॉर्मूला है हमारे पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई बी एल वी बाई आर, उसको स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर करेंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये उस रजिस्टर के क्रॉस हीट लॉस पावर लॉस जो बोलो वो आया। अब ध्यान से देखोगे तो जो पावर लॉस इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स के क्रॉस आया है पर सेकेंड, और जो पावर सप्लाइड बाई एक्सटर्नल एजेंट था, क्या ये दोनों बराबर है? जो हमने रॉड को एनर्जी सप्लाई करी थी पर सेकेंड, और जो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा था पर सेकेंड, क्या ये दोनों बराबर है? हाँ सर। क्या ये कोइंसिडेंटली हो रहा है? नहीं। नहीं। ये कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट अ मैजिक, हमने लास्ट क्लास में आपको यही बताया था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जादू हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगा, एनर्जी जनरेट होने लगा, नहीं। ये जो हमने मैकेनिकल वर्क किया, इस मैकेनिकल वर्क को उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ईएमआई बेसिकली है क्या? ईएमआई इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक तरीका है जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। टरबाइन जो है उसको रोटेट करते हैं, तो टरबाइन का रोटेशन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी।
जो वाटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उस क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। उस मैकेनिकल एनर्जी को हमने टरबाइन रोटेट किया, तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बाय दिस फैराडेज लॉ, बाय दिस इमोशनल ईएमएफ कॉन्सेप्ट। कोई भी एक कॉन्सेप्ट से तुम बता सकते हो। और इसमें एग्जैक्टली मैंने लॉस भी होगा, हमने तो आइडियल कंडीशन लिया है कि कहीं कोई लॉस नहीं है। जितना हमने मैकेनिकल वर्क किया है एग्जैक्टली उतना हमारा हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। कुछ फ्रिक्शन के कारण लॉस हो जाएगा, कुछ और भी लॉसेस होंगे, लेकिन दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट लाइक कि एनर्जी हमको हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और दूसरी बात कि फैराडेज लॉ को भी अगर इस तरीके से समझा जाए कि अच्छा ठीक है, इस बात में तो समझ में आ रहा है, जो हमारा इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स था कि ये हमारा इस तरह का एक करंट कैरिंग लूप है, और इसमें जब हम मैग्नेट लेके आते थे तो इसमें करंट कैसे डेवलप हो रहा है, इसमें एनर्जी कैसे आ रही है। तो हमने बताया था कि करंट इस तरह से डेवलप होता है कि अगर इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल अगर इस लूप के अंदर जाना चाहता है तो इसमें करंट ऐसा डेवलप होगा ताकि अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक मैग्नेट कंसिडर करें तो उसका नॉर्थ इधर ही आ जाए और उसका साउथ इधर आ जाए। अब ये नॉर्थ, ये नॉर्थ इसको आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो जो भी इसको मूव कर रहा होगा उसको एक वर्क डन करना पड़ेगा, उसको एक फोर्स लगा के एंट्री लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही वो अंदर चला जाएगा। जो भी एक्सटर्नल एजेंट इस मैग्नेट को मूव कर रहा होगा, जब वो कॉइल के तरफ लेके जाएगा तो इसको काफी वर्क करना पड़ेगा, इट विल फील रिपल्सन, उस रिपल्सन के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इसमें करंट डेवलप करने के कॉज कर रहा है। अगर हम इसको वापस लेके जाते हैं, सपोज इसको अवे की तरफ मूव कर रहे हैं लाइक दिस, तो अवे की तरफ ही मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, जाने भी नहीं देगा। और अगर हमको जाने के लिए भी एक अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो खींच रहा है, जाने नहीं दे रहा है, और जब हम लेके जा रहे हैं तो अपोज कर रहा है, आने भी नहीं दे रहा है। सो एवरी टाइम either we are moving towards the loop or moving away from the loop, we have to do some work। अपने आप कुछ भी नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे रॉन्ग डायरेक्शन लेंजेस लॉ का आंसर रॉन्ग निकालते हैं। अब तुम सोचो ऐसा कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। मान लो तुमने करंट को ऐसे फ्लो करा दिया, जिसके कारण दो ही तरीका है करंट फ्लो कराने का। एक तो तरीका है कि नॉर्थ पोल अगर इसकी तरफ आ रहा है तो इधर ही नॉर्थ आना चाहिए, जो मैंने पहले यहाँ पर दिखाया था इस डायग्राम में। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि करंट को ऐसे फ्लो करा दो कि इधर साउथ आ जाए, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं हो सकता। अब ये साउथ पोल ये नॉर्थ को तो अपने आप खींच लेगा अपनी तरफ, इसको तो हमको पकड़ के लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये साउथ क्रिएट हो गया, ये नॉर्थ को अपने आप खींचने लगेगा, और खींचेगा और खींचेगा, और ये इसकी तरफ आता जाएगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने लगेगी, फ्री में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ये नहीं हो सकता। अगर इधर साउथ पोल डेवलप हो गया तो ये नॉर्थ को तो अपने आप खींचेगा, फिर हमको क्यों ढकेलना है इसको। जब हम मैकेनिकल वर्क करेंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी कैसे, वो एनर्जी आएगा कहाँ से। इसलिए बोल्डली इस बात को बहुत अच्छे से नोट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्ट इज नथिंग बट conversion of mechanical energy to electrical energy। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग एक हद तक बहुत दूर ट्रांसमिट नहीं कर सकते डायरेक्टली। जो ऊपर का पानी स्टोर है डैम में, उसको किसी भी तरीके से हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उसको टरबाइन पर गिराया, टरबाइन पर गिराने के बाद हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर ली, उसी एनर्जी को एक ऐसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जो ट्रांसफरेबल हो, जिसको ट्रांसफर किया जा सके दूर तक। अब ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने के बाद ये एडवांटेज हमको मिला कि उसको दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, वायर के थ्रू जाता है। बेसिकली वो जो पावर है जो वहां पर डेवलप हो रहा था, उसको हमने
दूर दूर तक भेज दिया और इसको एक तरीके से क्लीन सोर्स माना जाता है। तो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द मैनकाइंड, ह्यूमन मैनकाइंड। इसके पहले एनर्जी को कोल को जला के बर्न करके, हर जगह हम बर्न करके ही एनर्जी यूज करते थे। पहली बार हमने एनर्जी को एक ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। ये जो जनरेटर होता है हमारा लोकल लेवल पर, जैसे हम लोग पावर के लिए जनरेटर रखते हैं, तो जनरेटर के अंदर क्या होता है? जनरेटर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा मोटरसाइकिल के अंदर जो होता है वही ऑटोमोबाइल इंजन ही होता है। वो गियर नहीं होते उसमें, लेकिन पेट्रोल या डीजल हम उसमें अंदर डालते हैं तो क्या करता है, एक रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है। जो नॉर्मल कोई भी व्हीकल के अंदर होता है वही होता है उसके अंदर भी, एक रोटेटरी मोशन पेट्रोल को बर्न करके प्रोड्यूस किया जाता है। और वो रोटेटरी मोशन क्या करता है, कॉइल को रोटेट कर देता है। कॉइल को रोटेट करने से क्या होगा, कॉइल को अगर हम रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, करंट डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो बेसिकली कोई भी कॉइल को हमको रोटेट करना है। अब उसका रोटेशन डीजल जला के हो जाए, ऊपर से नीचे पानी गिरा के हो जाए, स्टीम बना के हो जाए थर्मल पावर प्लांट, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम स्टीम से ही करते हैं। उसको स्टीम जनरेशन का जो तरीका होता है वो कोल को बर्न से नहीं करके यूरेनियम को बर्न करके किया जाता है। बट कॉन्सेप्ट जो फाइनल कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम स्टीम ही जनरेट करते हैं और स्टीम को टरबाइन पर थ्रो किया जाता है प्रेशर के साथ। तो वहां भी द बेसिक वर्क इज टू रोटेट द टरबाइन, टरबाइन को ही रोटेट करना है, उससे फ्लक्स चेंज होगा, उससे करंट डेवलप होगा। तो जितने भी विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हर जगह जो भी हम एनर्जी सोर्स यूज करते हैं वो पवन चक्कियां, विंड मिल्स लगी होती है। विंड मिल क्या होता है? बेसिकली बड़ी बड़ी विंड, उनमें डायने होते हैं जो हवा के साथ एक बार मूव करने लगे तो इनर्शिया के कारण मूव करते रहते हैं, और वो मूव करेगा तो कॉइल मूव करेगा, कॉइल मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। तो इस तरीके से एवरी एक्सपेरिमेंट जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है वो लास्ट स्टेप में यही आके रुकता है कि हमारे पास कॉइल है, उसको रोटेट कर देना। अगर एक मोटर का जो व्हील है, एक तो जो नॉर्मल मोटर हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसमें तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे तो वो चलने लगेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसके मोटर का जो शाफ्ट है अगर तुम उसको रोटेट कर दो समहाउ। अभी हमने आजकल में एक वीडियो देखा है कि मैग्नेट के हेल्प से उसके मोटर के जो शाफ्ट है उसको रोटेट कर दिया, उल्टा काम। बैटरी कनेक्ट करने से मोटर चलेगा, ये हम लोग पढ़े। वो कौन कौन किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है? वो इस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड दैट्स व्हाई द कॉइल रोटेट्स। लेकिन उसी मोटर को उल्टे तरीके से कैसे यूज करना है, तो हमने जो शाफ्ट है उसको समहाउ रोटेट कर दिया। अब वही कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करने लगा तो करंट प्रोड्यूस कर देगा, उससे डायरेक्टली बल्ब जला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, यू कैन इजीली सी, मॉडल बना सकते हो। क्लास 12 में तुम लोग को अगर कुछ स्कूल या कॉलेज में तुम लोग को अगर कुछ मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाना हो तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बन जाएगा। तो ये है पूरा फंडा। नाउ अब हम लोग एक सीरियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो रेल वाला ही क्वेश्चन है। ये रेल वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। वैसे इंजीनियरिंग में इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मैं मेडिकल के लेवल पर सिर्फ एक क्वेश्चन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है या फिर इसके रिजल्ट्स को हमको याद रख लेना चाहिए। ये एक बहुत लंबा रेल है और यहाँ पर एक रॉड है, ये रजिस्टर आर है और इनिशियल वेलोसिटीज को वी नॉट। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहो तो तुम इसको बी नॉट बी जो भी लेना है ले सकते हो।
और हमने नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रॉड। रॉड पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉड, इनिशियल velocity of rod is equals to v naught, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है। अब मेरे को बताओ, क्योंकि हमने इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले किया हुआ है, हमने अगर v नॉट वेलोसिटी से बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए इस रॉड को थ्रो कर दिया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? वेलोसिटी कम होगी धीरे धीरे एंड एंड वापस फोर्स भी पीछे। कम होने लगेगा फिर उसके बाद। तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने इस रॉड को थ्रो किया, करंट तो डेवलप होएगा ही, ईएमएफ डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और वो फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसके कारण क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी कम होगी तो ईएमएफ भी कम हो गया, ईएमएफ कम हो गया तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो फोर्स भी कम हो गया, तो रिटार्डेशन फिर से कम हो जाएगा। मतलब कहने का है कि ये एक इंटरेस्टिंग मोशन होने वाला है। द वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन वो कांस्टेंट रेट से भी डिक्रीज होगा ये भी नहीं बोल सकते, और फाइनली कहीं ना कहीं जाके ये वेलोसिटी जीरो होएगी ही होगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पर रॉड का मास का भी जरूरत पड़ेगा। मैं मास ले दे देता हूँ m, लेंथ बिटवीन द एंड्स, और बाहर नहीं निकला हुआ मान के चलोगे, क्योंकि मास जो है वो पूरे के पूरा रॉड का ही लेंगे, तो L बीच का सेपरेशन जो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है वही L है हमारा। ये चलता भी नहीं है कभी कभी, हाँ ये L है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और दूसरा क्वेश्चन अगर ये निकल गया, आफ्टर हाउ मच टाइम द वेलोसिटी बिकम, अब यहाँ पर देखो हाफ, वन फोर्थ, टू थर्ड, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए हाफ दे रहा हूँ, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। वैसे वन हाफ हो गया, वन थर्ड हो गया, टू थर्ड हो गया, वन फोर्थ हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए इसको, ये अच्छा खासा टाइम लेगा।
ओके, क्या आया? सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है? मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है? चलो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कौन बताएगा? फिर से बताओ आप। ln v naught minus b square l square t upon rm. लॉन ln v होगा वहां पे भी LHS में. अच्छा, तो उसको हटा सकते हैं ना, लॉन हटा सकते हैं ना हम लोग। अच्छा चलो बोलो, तो हम हटा देंगे। ln v लॉन is equal to इज इक्वल टू ln v naught लॉन वी नॉट minus b square l square t upon rm. ऐसा। इसको थोड़ा सा चाहो तो इस तरह से कर सकते थे। मैं बाकी लोगों के आंसर पर भी आऊंगा। लॉन वी माइनस लॉन वी नॉट था ना, इसको एज इट इज रहने देते और इसको माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर एम। अगर इस तरह से है, लॉन ए माइनस लॉन बी, ये हो जाता लॉन ए बाई बी, लॉन वी बाई वी नॉट हो जाता, और ये हो जाता माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर एम। और लॉन को हटाएंगे तो वो ई टू द पावर बन जाएगा, मतलब वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर एम। और फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर एम। मतलब देखा जाए तो एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व। अगर इससे ग्राफ की मैं बात करूं, ये ग्राफ कहीं वी नॉट से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज करता हुआ फाइनली जीरो तक रीच कर जाएगा। सूरज, क्या यही आंसर आया था? हाँ सर। गुड। और कितने बच्चों ने इसको कर लिया था? रेज योर हैंड्स। कितने बच्चों ने इसको किया था? किसी ने नहीं किया? नीरल ने कर लिया, अच्छा ठीक है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, जब हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो, तब जनरल एक्सप्रेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि रॉड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी, तो हम एक जनरल कंडीशन के लिए कितना ईएमएफ होगा, कितना करंट होगा, कितना फोर्स होगा और कितना रिटार्डेशन होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। हम इनिशियल वैल्यूज को लेके नहीं चल सकते, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट्स से at instant v naught or at any instant, sorry, at any instant of time t, velocity of rod is v, and then we have to calculate everything कि force कितना लगेगा, current कितना होगा and all। चलो, मैं यहाँ पर फ्रेश तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, एक वो भी तुम लोग को आइडिया मिलेगा, क्योंकि ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन की भरमार है। ये मैं सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि इससे तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। मेडिकल में ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आए तो हमको एक आइडिया रहे कि करना कैसे होता है। मैं कुछ कुछ आपको नोट्स दे दूंगा, रिजल्ट्स टाइप। अब ये रॉड जो है वो पहले वी से मूव कर रहा था, सॉरी वी नॉट से, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी वेलोसिटी है वी। लेट एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रॉड इज वी। अब इसके बाद ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो बी एल वी। ये तो सारी चीजें पुरानी ही हो गई। आई कितना होगा,
तो BLV अपॉन आर, या रजिस्टर है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो ILB, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर। तो रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन, क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स FB ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिटार्डेशन ये वाला हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर इन डिवाइड बाई M से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा रिटार्डेशन। और इसको माइनस डीवी बाई dt, ध्यान से देखो माइनस डीवी बाई dt, क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस डीवी बाई dt इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन RM, ऐसा लेना पड़ेगा। अब सारे टर्म कांस्टेंट है सिवाय V के, तो हम लोग माइनस डी अपॉन V, और चाहो तो माइनस को तुम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा सिंपली dV अपॉन V इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन RM dt, और उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इनिशियल वैल्यू V0 है तो V0 से ही लिमिट लगेगा, और ये V और यहाँ पर टाइम 0 से t। अब यही जो इंटीग्रेशन हो क्या आएगा, वही सूरज ने आंसर किया था, सॉरी हृदय ने, लॉन V0 टू V इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन RM, और dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट करने के बाद भी t, और इसके बाद जो भी कैलकुलेशन है इसको हम लोग लॉन V माइनस लॉन V0 इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर t अपॉन RM, इसके बाद का जो भी कैलकुलेशन है ये पिछली स्लाइड में हुआ पड़ा है, ये एग्जैक्टली देखो यहाँ से वही कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। तो तुम चाहो तो उसके बाद सीधे सीधे ये नोट कर सकते हो, पहले यहाँ तक सारे बच्चे पहले इसको नोट कीजिए, और इसको नोट कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि इसका PDF जनरेट हो जाए, होने का बात है, लेकिन आज फर्स्ट डे है तो मतलब हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा तो कुछ कुछ हो सकता है, इश्यूज हो, तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि ये टेस्टिंग तो करनी एक ना एक दिन जरूरी थी, और 11th क्लास के साथ ये टेस्टिंग होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए तुम लोग के साथ ये टेस्टिंग करना जरूरी था। ये नोट कर लिए सब लोग। तो फिर उसके बाद का कैलकुलेशन यहाँ से नोट कर लो।
अब इसके बाद के भी क्वेश्चंस थोड़े से इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है सिर्फ वेलोसिटी। अब जैसे मैंने कहा था कि कितने देर के बाद वेलोसिटी v0/2 या हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, तो यही एक्सप्रेशन जो है इसको v की जगह v0/2 डाल देंगे। जैसे v को तुम डाल दोगे v0/2 तो ये क्या हो जाएगा, तो v0 e⁻² into t, v0 will get cancelled, और ये e⁻ जो माइनस में है वो 1/e⁻ बनेगा। मतलब डायरेक्टली अगर लिखना चाहूँ तो 2 कैन बी रिटन एज e⁻b²L² into t। दोनों तरफ log ले लो, ln, तो ln e⁻, ये जो भी होगा ये हो जाएगा सिंपली b²L² into t। और इसके बाद t का वैल्यू जो फाइनली आएगा वो ln2 डिवाइडेड बाई जो भी टर्म है b²L²/rm। थोड़ा जगह कम पड़ गया। ln2 का वैल्यू हम लोग को पता होता है, वी कैन इजिली पुट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो t का एक्सप्रेशन आया है, t इज rm अपॉन b²L² ln, ये आ जाएगा। ln2 एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अब वैल्यू होता है 0.693, इसका वैल्यू होता है 0.693। ये याद होना चाहिए, ये बाद में भी काम आने वाला है अपने को न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। और तुम लोग ने केमिकल काइनेटिक्स तो किया है ना तुम लोग ने? हाँ केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, ब्ला ब्ला, वो सब जो किए हो ना, वो न्यूक्लियस वाले चैप्टर में फिर से कैरी फॉरवर्ड होएगा, और वहां पर ln2 का टर्म जरूर आएगा, और इस तरह के कैलकुलेशंस उसमें बहुत बार आएंगे। तो अपने को ln से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से परहेज करना है, ln हमारे लिए न्यूक्लियस का पूरा चैप्टर ही ln का कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ln को तुम लोग को देखने, डील करने आना चाहिए। पिछले बार तुम लोग को जब तुम लोग 11th में आए थे तो हमने ln पढ़ाया था। बावजूद इसके अगर ln में किसी को डाउट हो तो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, अपना यूट्यूब का जो चैनल है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स हमने अपलोड किए। इस बार प्लेटफॉर्म पर ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाएगा। यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो टॉपिक वाइज, जैसे ग्राफ, जैसे लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ पर 3-3 लेक्चर्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी इंपॉर्टेंट वाले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, मैक्सिमा मिनिमा है, सब कुछ कराया हुआ है। कि हम ही ने तुमको 11th में पढ़ाया था, और हमने ही तुमको वो सारे वीडियोस मेरा ही बनाया हुआ है, तो तुम लोग को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जिन बच्चों को मैथ्स का इशू आता है, लॉग का इशू आता है, अभी भी ग्राफ में दिक्कत होती है, इक्वेशंस में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आता है, तो वो 3-4-5 वीडियो मैक्सिमम उनको देखना पड़ेगा। मेंसुरेशन वगैरह तो तुम लोग को फिर भी समझ में आ गया होगा अब तक, तो वो सारे वीडियोस को तुम देख सकते हो। हमने ऑलरेडी यूट्यूब का चैनल लिंक शेयर किया हुआ है, जिनके पास नहीं होगा मैं ग्रुप में एक बार शेयर कर दूंगा। वो मैथ्स के लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको अभी भी मैथ्स दिक्कत कर रहा है, अगर वो नहीं देखोगे तो फिर फिजिक्स में दिक्कत रह ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। अभी इसके बाद कहानी इस चैप्टर के, अभी इस क्वेश्चन की और बाकी है। अब क्या हो सकता है देखो, अब क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा गया, फाइंड द टोटल हीट, find the total heat developed across the register के क्रॉस टोटल हीट कितना डेवलप हुआ है, ये हमको बताना है। सबसे पहले तो इसको करेंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस।
इंटीग्रेशन ऑफ I square R dt। कराटे को करंट के फंक्शन। अब देखो, एक तरीका ये है कि चूंकि हम लोग के पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है, एंड वेलोसिटी क्या है, v नॉट e टू द पावर माइनस ये b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एम। इस टर्म को तुम्हें कोई कांस्टेंट चाहो, गामा बीटा अल्फा ऐसा रिप्लेस कर दो। मतलब बार बार तुमको लग रहा है कि बड़ा टर्म दिख रहा है अपने को। सपोज तुमने क्या किया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एम, इसको नाम दे दिया लेट से बीटा। तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, v नॉट e टू द पावर माइनस बीटा टी, और देखने में भी थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा अब ये सारा कुछ। अब ये वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा उस सर्किट में, ये निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा तो आई स्क्वायर आर निकाल सकते हैं, और फिर dt इंटीग्रेशन के साथ अगर ये कर लेंगे, और ये लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, व्हाट शुड बी द लिमिट, यहाँ पर लिमिट कहां से कहां तक डलेगा, टी का लिमिट 0 to infinity। यहाँ पर लिमिट डलेगा 0 टू इन्फिनिटी। क्यों, तुम खुद देखो, ये जो करंट है और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व कहाँ पर जाके टच करते हैं, इन्फिनिटी को। तो कायदे से हमको ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, आई का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। कहने में तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, एक्सप्रेशंस बड़े बड़े होंगे। क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है जिससे हम इस कैलकुलेशन से बच जाएं? सोच के बताओ। एक्सटर्नल हमारे फोर्स की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की पावर निकालेंगे टोटल। ना, मैग्नेटिक फोर्स का पावर कैसे निकालोगे बताओ। उसमें भी टाइम का इंटीग्रेशन 0 to infinity तक ही आएगा। हमें कहीं भी जाओगे तो इंटीग्रेशन को तो अवॉइड नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम इंटीग्रेशन को अवॉइड करके कुछ सोच सकते हो। सब लोग, ऐसा नहीं है कि 2-3 बच्चे ही आंसर कर रहे तो मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। एनीवन कैन गिव सम आइडिया और एनी आइडिया कि ये अगर क्वेश्चन हमको बिना इंटीग्रेशन के करना हो, या फिर ये क्वेश्चन को करने की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाए, या कुछ ऐसा सोचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अभी तक तुम लोगों ने एनर्जी एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से इनहेल नहीं किया है। हमने जब रॉड को इनिशियल वेलोसिटी दी थी तो उसका काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये एनर्जी गई कहाँ, मेरे को ये बताओ, वेयर दिस एनर्जी गॉन। फाइनली जब रॉड रुक रहा है, रेस्ट में आ रहा है, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। ये गया कहाँ, ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कहाँ गया बताओ। हीट हीट कितना? लॉस। यही हीट लॉस है, इतना ही आएगा। पेशेंस हो अगर तो तुम ये सब करके इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डाल के अब पूरे तहे दिल से इंटीग्रेट करना, द आंसर विल बी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एंड नथिंग एल्स। ये इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस जब ई निकालोगे, आई निकालोगे, फिर आई स्क्वायर आर डी टी करोगे, बहुत काम है, ऐसा नहीं है हम करे, बहुत बहुत सारा काम है, लेकिन करने का जरूरत ही नहीं है, काहे करे। जब हमको पता है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स है नहीं, और जो हमने एनर्जी दी थी वही एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितनी एनर्जी हमने दी थी रॉड को बस उतना ही लेना, वही तो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है, और तो बाहर से कहीं एनर्जी आ ही नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ये इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यही आंसर आएगा, और हम चाहेंगे कि कुछ बच्चे तो जरूर इस इंटीग्रेशन को करें, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हम बोल रहे हो जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब ये टोटली एनर्जी कन्वर्जन ही है और कुछ नया नहीं है।
हमारा जो एनर्जी है, हमने जो रॉड को एनर्जी दे रहे हैं, वही इसमें कन्वर्ट हो गया हीट के फॉर्म में, और टोटल हीट की बात आ रही है। अब मान लो कहेगा कि नहीं, अच्छा ठीक है, टोटल हीट मत निकालिए, आप हमको बताइए कि जब वेलोसिटी हाफ हो गई तब तक कितनी हीट डेवलप हो गया था। सोचो ये कितना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया कि जितने देर में वेलोसिटी हाफ हुई उतने देर में कितना हीट डेवलप हुआ, अगर ये पूछ दे तो फिर ये वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और अब जो इंटीग्रेशन होगा वो लिमिट 0 टू टी, और टी का जो खतरनाक से एक्सप्रेशन आया था ln 2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर है, वो डालना पड़ेगा लिमिट में। तो कितने बड़े बड़े टर्म आ रहे हैं, लेकिन उससे करेगा कौन? कोई नहीं। हम तो बस ये देखेंगे कि वेलोसिटी हाफ होगी तो काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो जो लॉस हुआ वो कहाँ गया? वो हीट के फॉर्म में ही गया। तो सीधे सीधे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो जो भी स्पीड होगी हम उस स्पीड के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल के और उसको इनिशियल से माइनस करके कितना हीट उस समय तक रॉड के क्रॉस डेवलप हो गया और रजिस्टर के क्रॉस डेवलप हो गया, ये निकाल सकते हैं। और ये तुम लॉन्ग मेथड से भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और यही इस पार्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमको ये सारे इंटीग्रेशन में अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, वेलोसिटी निकालने के लिए डेफिनेटली हम लोग को काम करना पड़ा। वेलोसिटी हम गेस नहीं कर सकते कि वेलोसिटी कैसे डिक्रीज कर रहा है, ये वी हैव टू डू। लेकिन एक बार जब वेलोसिटी आ गई ना, तो उसके बाद अब ये सीधे सीधे एक्सप्रेशन नहीं पूछेगा, तो सीधे ये ग्राफ पूछ देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए कितना होगा। तो ये हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व होता है, और ऐसा नहीं कि रेल का ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या दिया, रॉड को एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया। और भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि रॉड को एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा के छोड़ दिया गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है। रॉड के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी गई, लेट्स अज्यूम द रॉड इज एट रेस्ट एंड अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रॉड, एवरीथिंग, एवरी क्रेडेंशियल्स इज सेम, एम एल आर बी सब कुछ सेम है। और तब हमसे पूछ दिया गया कि फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाट काइंड ऑफ मोशन वी कैन एक्सपेक्ट। इस तरह का अगर हमारा चर्चा हो गया, देखो तो ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ ये पता ये होना चाहिए कि एक्चुअली होगा क्या, मैं क्या बोल रहा हूं। एक रेल है और ये हमारा रॉड है, इस पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, लेकिन फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लगाया गया। अ कांस्टेंट फोर्स is applied on the rod constant force F is applied on the rod of mass M and length L. पहले तो तुमको सिर्फ कमेंट कर लेना है, कमेंट ऑन द मोशन। What kind of motion we can think of। और दूसरा कि अगर हम समझ पा रहे हैं तो वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड वेलोसिटी as a function of time। ये भी एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन है, अगर तुम लोग पहले सोच के बताओगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। मैथमेटिकली तो खैर हम लोग कर ही लेंगे और करेंगे ही, लेकिन अगर मान लो मैथमेटिकली तुम नहीं सोच पा रहे तो मेरे को फिजिकली सोच के ही बताओ कि कुछ ऐसा होना चाहिए सर, तो अगर वो इर्द गिर्द भी हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बताओ। ओके, दो तीन लोगों ने हैंड रेस किया है कि तुम लोग का हैंड रेस मेरे को सुनाई क्यों नहीं दे रहा। खटखट आवाज होती थी वहां पर, यहाँ पर वो आवाज ही नहीं है। ओके,
पार्थ, ब्रज और हृदय, बस 3 ही लोग। ओके, चलो पार्थ आप बताओ। अगर कांस्टेंट फोर्स की वजह से थोड़ा टाइम एक्सेलरेशन आएगा तो थोड़ा टाइम क्या कुछ वेलोसिटी आएंगी। जब कुछ वेलोसिटी आएंगी तो फिर एक अपोजिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी बराबर। वेलोसिटी एक तरफ से इंक्रीज हो रही होंगी और दूसरी तरफ से डिक्रीज। नेट फोर्स निकाल के डिक्रीज मतलब चेंज होती रहेंगी वेलोसिटी, और जो अंदर का फोर्स है वो वेरी करता रहेगा ओके अपोजिंग फोर्स। ओके, एंड थोड़ा और आगे की सोचो। यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोग कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। मेरे को अभी और 3-4 स्टेटमेंट चाहिए इसको फाइनल अंजाम तक पहुंचाने के लिए। चलो हृदय इसमें ऐड करिए और कुछ। फिर कुछ टाइम बाद वो मैग्नेटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा, तो फिर वो यस, कैंसल आउट करके मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहेंगे, रॉड आगे गुड, बढ़ती रहेगी। ये हुआ फाइनल कंक्लूजन। वेरी वेरी गुड। ब्रज यही है आपका भी? हाँ सर। देखो, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, फोर्स लगाया हमने, तो रॉड में वेलोसिटी नहीं होने की वजह से इसमें कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हो रहा है, ना करंट डेवलप हो रहा है, ना फोर्स लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, वी कैन सो द एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन की बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इसमें एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी भी आएगी, वेलोसिटी आएगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट करने लगेगा अगर मैग्नेटिक फोर्स, तब तो अपने आप ही आगे भी बढ़ रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, तो और मजा आए इसको। वैसा नहीं हो सकता, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और हमने हर बार क्रेडेंशियल्स लगभग सेम रखे हैं, इसलिए तुम लोग को अब डायरेक्शन के लिए तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ मैग्नेटिक फोर्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है लगना, वेलोसिटी अभी जस्ट बढ़नी स्टार्ट हुई है। तो ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी जो है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इतना बड़ा हो गया कि एफ के बराबर हो गया। अभी एफ से बहुत छोटा है वो। इवन इफ द एफ बी इज स्टार्ट एक्टिंग, द नेट फोर्स विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अभी भी रॉड एक्सेलरेट ही कर रहा है। बट एक्सेलरेशन अब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते रहेगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तो ईएमएफ बढ़ता रहेगा, ईएमएफ बढ़ता रहेगा करंट बढ़ता रहेगा, और करंट बढ़ता रहेगा तो ये एफ बी भी बढ़ता रहेगा। मतलब धीरे 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 एफ बी जो है उसका वैल्यू बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सिचुएशन ऐसा आएगा कि एफ बी एफ के बराबर हो जाए। जब तक नहीं होगा तब तक बढ़ता रहेगा, और एक बार जैसे ये बराबर आ गया तो तब भी वैसे नेट फोर्स रॉड पर 0 हो जाएगा। अब उस समय तक इसने जो भी वेलोसिटी ली है, जो भी वेलोसिटी इसने अचीव करी है, उस वेलोसिटी से ये पूरे टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक मतलब कायदे से मूव करता रहेगा। अब कोई फर्दर चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड नहीं होगा। क्या ऐसा सिचुएशन हमने पहले कभी देखा है फिजिक्स में, जहां पर कुछ इस तरह की बात हो रही है? विस्कस फोर्स जब एक्ट करता बॉल पे गिरता। ये सिचुएशन हमने देखी है लिक्विड के अंदर, जब किसी स्फेरिकल बॉल को डिप करते हैं तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, बट ये mg से छोटा होता है। और जैसे जैसे ये रॉड बॉल जो है वो नीचे जाता है, एफ बी बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है mg और इसका बाइंड फोर्स, सॉरी, ये दोनों मिलके इस mg को बैलेंस करते हैं, और उसके बाद जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जिससे रॉड मूव करेगा, मतलब रॉड फाइनली मूव करेगा, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस सिचुएशन में अगर हम तुमसे ये बोल दें कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में हमने किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो जो चीजें की थी, खैर वो तो करेंगे ही, लेकिन अगर हमसे तुमसे सीधे पूछ दें कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या हम सीधे टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं बिना हम उस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पर गए? क्या हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? कौन बताएगा? क्या हम उस वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट किए बिना टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यस और नो?
अरे राम, तुम लोग एक बात बताओ, ऐसा हाँ एकदम सर। शांत पड़ जाते हो। विस्कोसिटी वाले क्वेश्चन में तुमको वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम निकलवाएंगे तभी तुम टर्मिनल वेलोसिटी निकालोगे, और अगर टर्मिनल टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर नहीं निकालेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एफ बी को एफ के बराबर करना है तभी तो। और एफ बी क्या है हमारा? एफ बी हर बार हमारा आता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर एम, यही तो आता है। अब जब ये बराबर होगा तो भी उसमें टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, इसी को एफ के बराबर करना है। एक्सटर्नल फोर्स एफ तो गिवन ही है ना, तो अगर तुम वीटी के लिए चाहो तो वीटी के लिए सॉल्व कर दो, एफ आर एम डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, और क्या चाहिए? यही तो करते थे हम लोग। सिग्मा 2/9 सिग्मा माइनस रो आर आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई ईटा, ऐसा करके वो जो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता था, ऐसे ही तो आता था। पर वहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा ना उसका वेलोसिटी निकालते थे। हाँ, अगर निकालना चाहे तो आएगा, वो भी आएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, बट वी डोंट नीड दैट। अगर हमसे सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी पूछा जाए तो हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी को एफ बी को एफ से बराबर करके निकाल सकते हैं। और ये अप्लाइड फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके टर्म्स में तो आंसर होएगा ही। आर एम बी ये सब तो गिवन ही क्वांटिटीज है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। अगर हम तुमसे मान लो ग्राफ के बारे में बात करें कि इसका ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए इसका ग्राफ, हमने अभी तक एक्सप्रेशन नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसको रिलेट कर पा रहे हो तो कैसा दिखना चाहिए इसका ग्राफ? वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी और फिर एसिम्प्टोमेटिकली मीट कर जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी को। तो ऐसा ग्राफ हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत जगह देख लिया है, अब ये नया ग्राफ हमारे लिए रहा नहीं। कोई भी चीज एक फिक्स्ड वैल्यू पर एक इनफाइनाइट टाइम के बाद रीच कर रही है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। अब हमको सीधे ये ग्राफ ही पूछ देगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो एक बड़ा एक्सप्रेशन हो गया, ये तो खैर हम निकालेंगे, चाहे तुम लोग निकालोगे ये तो अलग बात है। लेकिन बिना इसके भी दो क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जा सकते हैं, एक वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं चाहिए। यही बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ तो रॉड का मूवमेंट का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ रजिस्टर के लिए होता है ऐसा नहीं है, कैपेसिटर के लिए भी होता है। हम रजिस्टर की जगह कैपेसिटर भी डाल सकते हैं, उसमें भी वेलोसिटी हो सकती है, उसमें भी फोर्स हो सकता है, उसमें भी अलग अलग केसेस बनते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जैसे मुझे पता है कि मैं सिर्फ अभी मेडिकल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक ही बच्ची है जो इंजीनियरिंग की है, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा भी इस पर डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल्स में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखो, यही कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जस्ट बिगिनिंग है। ऐसा क्वेश्चन एक दिया जा सकता है, देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन जैसा एक वायर फ्रेम है, सुनाई दे रहा है सब लोग को? हाँ सर। ये पेन मार्कर वर्क क्यों नहीं कर रहा? उफ, वो डिस्टर्ब। हाँ, इस तरह का एक, इसको डॉटेड वे में दिखाते हैं हम, ऐसा है, और इसके ऊपर एक रॉड, इसको स्लाइड करवा सकते हैं,
फ्रिक्शनलेस तरीके से और फ्रिक्शन के साथ भी, दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा मत समझना कि सर इसमें फ्रिक्शनलेस वाला ही बात होगा, नहीं। ये रॉड फ्रिक्शनलेस तरीके से भी नीचे स्लाइड कर सकता है और फ्रिक्शन के साथ भी कर सकता है। फ्रिक्शन में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कहानी हो जाएगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो थोड़ा कहानी में इंटरेस्ट कम रहेगा। और ये एंगल थीटा होगा। ये पता नहीं, ये मार्कर मेरा हैंग होने लगा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है। ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ये रजिस्टर आर, ये हमारा एल और एम, ये। और मैग्नेटिक फील्ड, दो बातें हो सकती हैं। अगर मैं इसको साइड से देखूं तो इंक्लाइंड प्लेन हमको सिर्फ ऐसा दिखेगा, और ये एंगल थीटा हमने जो दिखा रहे थे, रॉड हमको सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अब दो बातें हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड या तो वर्टिकली अपवर्ड हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड है या मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। उस केस में ईएमएफ कितना डेवलप होगा, रजिस्टर में करंट कितना होएगा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी क्या होएगी, और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमने एफ दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वो यहाँ पर mg sin थीटा है। दिस mg sin थीटा विल एक्ट एज एफ। एक कांस्टेंट फोर्स से रॉड नीचे आएगा तो फिर से वही कहानी यहाँ रिपीट होगी। अब ये अलग बात है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड होगा, तो डायरेक्टली BL भी आ जाएगा ईएमएफ में, नहीं तो हमको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो हमने बताया आज, ये बहुत सारे क्वेश्चन में ये एज अ बेस क्वेश्चन काम करता है। ये जो कांस्टेंट फोर्स लगा के हमने मूव किया, इनिशियल वेलोसिटी देख के हमने मूव किया, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन के लिए बेसिक क्वेश्चन की तरह काम करते हैं। मतलब इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन वो सब इंजीनियरिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। मेडिकल में अपने को अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए कि रजिस्टर है, वेलोसिटी v नॉट दे दी तो मोशन कैसा होगा, फाइनली जाके रेस्ट में आ जाएगा, पूरी की पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। अगर कांस्टेंट फोर्स लगा के थ्रो कर दिया गया तो वो मूव करता हुआ एक टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाएगा, और वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कितने टाइम के बाद होगी, ग्राफ कैसा होगा, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस, उसी को हमने अब क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन पर डाल दिया, जो एफ था वो mg sin थीटा हो गया। इसे फ्रिक्शन डाल देगा तो फ्रिक्शन भी अब एक फोर्स हमको लगाना पड़ जाएगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा नीचे की माइनस में, उसको भी काउंट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो एक बड़ा सा टर्म आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट जो है मोशनल ईएमएफ का, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी कंटिन्यू होगा। अभी हमने सिर्फ एनर्जेटिक की, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका एनर्जी एस्पेक्ट भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट निकालना सीख लिया हम, डायरेक्शन निकालना सीख लिए और उसी से अपन खुश हो गए पूरा चैप्टर में। ये चैप्टर भी बहुत कुछ है। आज हमने उसके एनर्जी के पार्ट को समझा है। नेक्स्ट डे में हम लोग मोशनल ईएमएफ में और भी कुछ ऐसी बातें समझेंगे जो अभी तक हमने शायद ना देखी। तो इसके जो भी क्वेश्चंस है मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, शायद हमने अभी तक नहीं किए। लिंक शेयर कर दिया है, करना बाकी में नहीं किया है शायद। लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ, उसको भी सॉल्व करो। और क्वेश्चन बैंक वगैरह तो जो है वो सॉल्व करना ही है, लगेगा तो और भी एक्सरसाइज और शीट इस पर देंगे। इसको अपने को बहुत अच्छे से करना है, और जो सिंपल वाले क्वेश्चन उसे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डायरेक्शन वगैरह कैसा करंट डेवलप होगा, जो लेंजेस लॉ वाले क्वेश्चन है उनको तो पकड़ पकड़ के सॉल्व करना है, क्योंकि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन लेंजेस लॉ से ही इर्द गिर्द आएंगे। उसके बाद इसमें इंडक्टर का बात होएगा। इंडक्टर एक जो लास्ट डिवाइस हमारा बचा हुआ है, कैपेसिटर और रजिस्टर के बाद एक ही डिवाइस हमारा है और वो है इंडक्टर। तो जैसे हमने कैपेसिटर बहुत अच्छे से पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमारा इंडक्टर भी है। लेकिन चूंकि रजिस्टर और कैपेसिटर ये दो चीज पढ़ने के बाद इंडक्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। हमने सर्किट सॉल्विंग देख ली है, हमने KVL KCL देख लिया है, तो इंडक्टर को लेके सर्किट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें वापस आएंगी।
स्टेडी स्टेट एनालिसिस, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एनालिसिस, सब कुछ जो कैपेसिटर में हुआ था वही इंडक्टर में भी होएगा। तो ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है अपना, इसलिए जो जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको करो, और नहीं तो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा और प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कोशिश करना है आप लोग को, अगर कोई बच्चा ये जो क्वेश्चन हमने दिया था कांस्टेंट फोर्स वाला, अगर ये एक्सप्रेशन निकाल पाते हो दैट विल वेरी वेरी गुड। हमने उसके लिए ना हिंट दिया हुआ है, ये विस्कोसिटी वाला जो डायग्राम है ये तुमको हेल्प करेगा, हमने इसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है, और हमने बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस और इस तरह की चीजें कराई है। तुम जैसे ही इक्वेशन बनाओगे तो तुमको दिख जाएगा कि ये वही वाला केस है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको ट्राई करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। थैंक यू। आप लोग एक बार मीटिंग लीव कर देना, क्योंकि मैं इसको पीडीएफ में कैसे निकालना है एक बार देखता हूँ। आप लोग मीटिंग लीव कर दो, ये मीटिंग में अभी बंद नहीं करूँगा, अभी इसमें कुछ कुछ कैसे इसको पीडीएफ कन्वर्ट करना वो देखना है।